अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा बतूल है और हम आज आपकी अवेयरनेस के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं बागबान कम्युनिटी की तरफ से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। तो पहली बात, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच यू हैव अ रिजिड एंड अनहेल्दी वे of thinking, behaving, and functioning. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. जब आपके पास कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, यू जस्ट फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम पीपल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि और समझेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं और कितनी तरह के डिसऑर्डर्स हैं। आज हमारी चीफ गेस्ट हैं मिस साइकोलॉजिस्ट रज़िया ज़ाहिद। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एन NLP प्रैक्टिशनर। शी इज़ ऑल्सो अ हिप्नोथेरेपिस्ट, अ रेकी हीलर एंड अ कोच। सो हम लोग आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Assalamu alaikum. I am Razia Zahid. Today my topic is personality disorder. What are personality disorder? Personality is vital to defining who we are as individual. It involves a unique blend of traits including attitudes, thoughts, behavior and moods, as well as how we express these traits in our contexts with other people and world around us. Some characteristics of an individual's personality are inherited and some are shaped by life events and experience. Personality disorders can develop if certain personality traits become too rigid and inflexible. People with personality disorders have long-standing pattern of thinking and acting that differ from what society considers usual or normal. The inflexibility of their personality can cause great distress and can interfere with many areas of life, including social and work functioning. People with personality disorders generally also have poor coping skills and difficult forming healthy relationship. Unlike people with anxiety disorders who know they have a problem but are unable to control it. People with personality disorder generally are not aware that they have a problem and do not believe that they have anything to control because they do not believe they have a disorder. People with personality disorder often do not seek treatment their own. आज मैं आपको पर्सनैलिटी की जो डिसऑर्डर्स टाइप्स हैं वो बताऊंगी और इनके जो काजेज़ हैं वो बताऊंगी, फिर इनकी डायग्नोसिस बताऊंगी, फिर इनको मैनेजमेंट, इनकी ट्रीटमेंट बताऊंगी और समहाउ प्रिवेंशन। तो जो कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं? कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो और बहुत सारी मेंटल इलनेस के साथ होते हैं, जिस तरह से सब्सटेंस अब्यूजिंग डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10 to 13% of the world population suffer from some form of personality disorder. ये तकरीबन 10 से 13% तक जो है ना वो ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। ये तो स्टैटिस्टिकल जो डाटा है ये अमेरिका का है, तो जो हमारे यहाँ तो और ज़्यादा बहुत से न्यूरोटिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो ये डाटा जो है ना और ज़्यादा है। जो ज़्यादातर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो टीन एज में भी होते हैं और कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो जो बंदा मैच्योर हो जाता है वो जो है ना तब डायग्नोज होते हैं 18 के बाद। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो आते हैं वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो कॉमन होते हैं वुमेन में। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ डिसऑर्डर्स जो पर्सनैलिटी के हैं वो कुछ मेल में ज़्यादा है, कुछ फीमेल में ज़्यादा है और कुछ जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा आते हैं। तो पर्सनालिटी इनकी जो डायग्नोसिस है वो कैसे होती है, वो जो डायग्नोसिस इसकी हैं तो वो पहले ये जो डायग्नोसिस है ये स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का DSM-5 है,
जो एक रेफरेंस बुक है जो रिकॉग्नाइज़ की जाती है मेंटल इलनेस के लिए, और उसके जो एक्सेस हैं वो एक्सेस 2 पे इसकी जो है ना वो डायग्नोसिस होती हैं, और इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं जो इनको डायग्नोज करने के लिए जो है ना जो DSM-5 के मुताबिक। और DSM-5 और ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, ये APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जिन्होंने इस बुक को और इस रेफरेंस को दिया, और इसके तहत जो है ना डायग्नोज किया जाता है। तो इसके डायग्नोज करने के लिए पहले तो एक ये होता है कि जर्नली बंदा जो फिज़िकल सिम्टम्स के साथ जाता है, मेंटल इश्यूज़ के साथ जाता है, जिसमें ये मैंने सारा बताया कि मूड के डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, दूसरी चीज़ें, तो ये उनसे रेलिवेंट चीज़ों की वजह से जाते हैं। तो जब मेडिकल चेकअप के साथ जिस तरह ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनमें जो कोई चीज़ नहीं इनको डायग्नोज करने के लिए मिलती, तो तब वो साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं। तो जब साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं इनके इंटरव्यू लेते हैं, और फिर इनके लिए ये टूल यूज़ करके, तो उसमें से जो DSM-5 के मुताबिक जो 5 जो इनके साथ जो सिम्टम्स हैं वो मिलते हैं, तो फिर उसको वो लेबल किया जाता है और उसको डायग्नोज किया जाता है। तो ये पर्सनालिटी की जो प्रोमिनेंट स्टेट्स होती हैं उसमें ये वेरी होती हैं कि उनमें माइल्ड भी हो सकती हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, और स्वेयर भी हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन डिसफंक्शन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एवरीडे लाइफ ऑफ पेशेंट, उसमें ये होता है कि पर्सनल इंसान की जो उसकी अपनी जो डेली लाइफ है उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर उसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम आते हैं, उनके बेसिस पे जो है ना उनको डायग्नोज किया जाता है। तो इसमें जो है पर्सनैलिटी जो डायग्नोज किए जाते हैं, तो उसमें जो 3 तरह से जो है ना DSM-5 ने इसको कैटेगराइज़ किया है। उसमें नंबर 1 एक पर्सन आता है एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें बड़े पैक्यूलर ओड किस्म के लोग होते हैं, और इस 3 तरह से के जो इसके अंडर आती हैं, तो इसमें जो है ना वो 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आती हैं। फिर दूसरी ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है, दूसरी टाइप जो है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है एंक्शियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। अब जो पहली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है उसमें आता है इसको ये कहते हैं कि इसमें अजीबो गरीब किस्म के जो है ना लोग होते हैं, और उनकी जो सिम्टम होते हैं वो एक ओड किस्म के, वो एक नॉर्मल, वो दिखने में ही पता चलता है कि वो इस तरह नहीं। उसमें पहली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है उसमें पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है। इसमें जो बहुत इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स में लोग होते हैं वो बहुत शक्की होते हैं, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, उनमें इत्मीनान की कमी होती है, वो लोगों पे बिलीव नहीं करते, वो उनको लगता है वो हर वक्त इस परेशानी में रहते हैं कि लोग जो है ना वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और उनको हर वक्त लोगों की तरफ से ये लगता है कि वो धमकी है। वो हर वक्त इस उसमें रहते हैं कि वो कहीं पानी भी नहीं पिएंगे, कहीं वो हर तरफ उनको ये शक लगा रहता है कि ये लोग जो है ना वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। वो अपने राज की बात बहुत कम लोगों को बताते हैं, वो अपने राज की बातें शेयर नहीं करते, और अगर उनकी कोई बात किसी को पता चल भी जाए तो वो बहुत शक करते हैं कि उनके करीबी किसी पर्सन ने ये बात जो है ना वो डिस्क्लोज़ की है। तो ये तो मैं आपको छोटे छोटे जो है ना बेसिक्स बताऊंगी। तो जब डायग्नोज करते हैं तो वो प्रॉपर उनके जो है ना वो डिसऑर्डर्स जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, उनमें से 7-8 सिम्टम्स होते हैं, उनमें से 5 सिम्टम होना लाजमी है, वो तब जाके ये इस एक पर्सनैलिटी को लेबल किया जाता है। फिर उसमें ये भी होता है कि पर्सनैलिटी के जो कुछ आगे से ये भी है कि कितनी डिसऑर्डर्स या कितने जैसे ये एक क्लस्टर है, ये क्लस्टर A है, क्लस्टर B है, क्लस्टर 3 है। तो क्लस्टर A में से वो इन तीनों में से किस किस के सिम्टम उनके अंदर आ रहे हैं, तो वो फिर माइल्ड और मॉडरेट में जाएगा। तो नंबर 2 में आ जाती है शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, वो लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो बड़े डिटैच रहते हैं, वो डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप उनके बहुत अच्छे नहीं होते, लोगों से वो दूर दूर रहते हैं, वो अपने आप को अकेला और तन्हा काम करने में अच्छा समझते हैं, और अपने इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही रेयर वो जो है ना अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो बहुत कम होते हैं कि वो अपने आप को दूसरों के साथ घुल मिल के और खुल के एक्टिविटीज़ में, वो उनको ये होता है कि वो अकेले ही कोई काम करें और अकेले ही रहे। वो इनको भी ये भी थोड़े शक्की होते हैं और ये भी लोगों के साथ जो है ना अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं बिल्ड कर सकते। नंबर 3, शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस पर्सनैलिटी के लोग भी जो है ना वो उनकी जो थिंकिंग पैटर्न और बिहेवियर जो होते हैं वो उनका देखने में वो अजीब से होते हैं। ये पर्सनैलिटी के लोग भी जो होते हैं बड़े ओल्ड बिलीव्स होते हैं, उनके जो इत्तेकाद होते हैं वो सोचने और सुपरस्टिशियल, उनको ये होता है कि जैसे इस तरह के लोग जो होते हैं कि आज मेरे जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो इस वजह से, तो ये सुपरस्टिशियस किस्म के लोग होते हैं और इनमें ज़्यादातर इत्तेकाद यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई रूहें तंग कर रही हैं, कोई जिन्नात हैं उनको तंग कर रहे हैं, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। दूसरा क्लस्टर जो है या दूसरा ग्रुप जो दूसरी कैटेगरी, इसमें आते हैं ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस तरह के जो होते हैं ये बड़े इंटेंस और अनस्टेबल इमोशन के, इनके इमोशन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, उनका अपना सेल्फ बड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, उनको ये नहीं अपने बारे में पता होता कि उनका अपना सेल्फ इमेज ही उनके अपने वो नहीं होते, और बड़े इम्पल्सिव, मतलब एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। अभी से क्या होते हैं जिनको तब पल में तोला और पल में माशा कहते हैं। इन पर्सनैलिटी में जो है वो जो आती हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और नंबर 4, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इनमें जो पहला आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें जो है 2 तरह के वो आते हैं। इसमें एक कंडक्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है और एक एडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कंडक्ट जो होता है वो टीन एज में 15 ईयर्स तक होता है, और इसमें ये होता है कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर में होते हैं इसमें जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो इस तरह से जो सोशल रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं स्कूल में, जैसे वो रूल फॉलो नहीं करते, फिर वो जैसे छोटे छोटी वो चीटिंग करना, झूठ बोलना और चीज़ें तोड़ फोड़ करना, ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है, जो कि टीन एज और जो इमेच्योर बच्चों में आता है। तो जो बड़ों में आता है वो अडल्ट 18 के बाद आता है, तो उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें इनको समटाइम इनको सोशियोपैथ भी और साइकोपैथ भी कहते हैं। सोशियोपैथ्स के ज़ाहिर है सोशली ये नॉर्म्स और रेगुलेशंस को नहीं ओबे करते, लोगों को डिसरिगार्ड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये उनके साथ होता है। और इससे ये जो होते हैं वो बड़े इररिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी अपनी नहीं करते, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, और वो दूसरों की तरफ जो है ना वो अपने आप सोशली जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ओबे नहीं करने के इनके अंदर होता है, और ये कमिट करते हैं। बाज़ औक़ात ये सीरियस सोशली जो क्राइम है ना वो भी करते हैं, और इनको बाद में रिग्रेट भी नहीं होता कि उन्होंने ये चीज़ें की, और सम टाइम उनको पता भी होता है कि वो ये जो काम कर रहे हैं। और नंबर 2 इसमें जो दूसरे नंबर के क्लस्टर में आ रहा है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में भी अनस्टेबल मूड होता है, उनके मूड स्टेबल नहीं होते, कभी वो अच्छे मूड में होते हैं, कभी उनके मूड ख़राब होते हैं। इसमें भी उनका अपना सेल्फ इमेज जो है वो पुअर होता है, और उनके रिलेशनशिप भी वो अच्छे नहीं होते, और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। इसमें भी वो जब चाहें उनको फ़ौरन से वो जो कोई ना कोई रिएक्ट कर जाएंगे, उनको इसका कोई इंसान को पता नहीं चलता कि ऐसे लोग अभी तो वो ठीक थे और अभी उनका मूड एकदम से ख़राब हो गया, अभी से वो कोई चीज़। इसमें भी सब्सटेंस अब्यूज़, जिस तरह से वो स्मोकर भी हो सकते हैं, ड्रग अब्यूज़र भी हो सकते हैं, अपना टाइम जो है ना वो इधर उधर वेस्ट करते हैं, और फिर ये लोग जो होते हैं वो ड्राइविंग रश भी करते हैं। ये जो है ना इनको ये चीज़ें भी नहीं होती कि वो सेंसिबली ड्राइविंग करें, वो रश ड्राइविंग करेंगे तो ज़्यादा एक्सीडेंट खुद के लिए भी इनके इश्यूज़ होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी जो है इसमें ये हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी को हिस्टेरिकल भी कहते थे पहले। इसमें ये कॉन्स्टेंट, ये लोग जो होते हैं ये बड़े शैलो किस्म के ऊपर के होते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली अटेंशन सीकर होते हैं। इनमें बड़ा ड्रामेटिकली वो हर चाइल्डिश एटीट्यूड होता है,
और ओवरली इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों में वो इमोशनल हो जाते हैं। और इसमें वो हर टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडीली चेंजेस में भी वो करते रहते हैं। कभी वो कपड़े किस किस्म के फैशन कर लेंगे, कभी बाल लंबे रख लेंगे, कभी बाल कटवाएंगे। वो हर टाइम कोई ना कोई ऐसा काम करके कि जिससे लोगों की अटेंशन ले सकें, तो ये अटेंशन सीकर होते हैं। और ये हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा अपनी पर्सनैलिटी में और अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा इवेंट क्रिएट कर देंगे जिससे वो ये होगा कि उनकी तरफ जो है ना लोगों की तवज्जो जाए। अब उसमें नंबर 4 आता है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में भी एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ इसमें जो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं लोगों से। ये भी अपने अपने अंदर ये उनकी एक थॉट्स चल रही होती हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, और वो उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी फ्रिजाइल होती है। उनको बड़ी नाजुक, जैसे उनको थोड़ी सी किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपने आप को जो है ना उनकी इंसल्ट उनको फील होने लगती है। और वो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर रहते हैं। इनको दूसरों के, अगर उन्होंने कोई किसी के साथ कुछ रिएक्ट किया तो उनको ये नहीं होता कि दूसरों को क्या फ़ील होगा। इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी ये है कि दूसरे के इमोशन को समझना, दूसरे को जैसे इन्होंने किसी का दिल दुखाया तो इनको ये होगा कि उसने मेरे साथ किया। ये नहीं समझेंगे कि दूसरों को भी उनकी जो हर्ट की हैं फीलिंग्स वो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेस इनको नहीं पता होती। तो जिस तरह से कहते हैं कि दूसरे के पाँव में, दूसरे के जूते में पाँव डाल के देखना कि उसको कितनी कील चुभ रही है या कितना टाइट है जूता। इनको सिर्फ अपना पता होता कि इनको अपनी ही सेल्फ सेंटर होते हैं। इनको अपना ही पता होता कि मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और इनको कांस्टेंट जो इस नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं, इनको हर वक्त यही होता है कि हर इनके काम ये चाहे अच्छे करें ना करें, इनको होता है कि अनकंडीशनली लोग जो है ना इनको एक्सेप्ट करें, इनकी हर वक्त तारीफ़ करें। और चाहे वो गलती भी करें तो इनको ये होता है कि हमें लोग जो है ना तारीफ़ करें और एक्सेप्ट करें, उनको जो है ना कबूल किया जाए। हर सूरत में उनसे अगर गलतियां भी हों तो उनकी तारीफ़ की जाए। और तीसरा क्लस्टर जो आता है एंग्शियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो होता है कि इनको नर्वस रहते हैं हर वक्त, और उनको लगता है कि वो फियरफुल होते हैं, उन्हें हर वक्त किसी न किसी चीज़ का खौफ लगा रहता है। तो इसमें जो है ना 3 पर्सनैलिटी आती हैं तीसरे क्लस्टर में, और तीसरी कैटेगरी में जो हैं वो 3। इसमें एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नंबर 2 डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नंबर 3 ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये होता है कि ये सोशली कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं। इनको ये क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनको लगता है कि लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए वो अपने आप को अवॉइड करते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों उस जगह पे नहीं जाते। और दूसरी बात, उनको ये लगता है कि जहाँ जब उनको ये पूरा अप्रूवल ना हो कि यहाँ पे लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे, एम्बेरसमेंट नहीं होगी, इनको अपनी ज़ात पे जो है ना क्रिटिसिज्म लेना बहुत मुश्किल लगता है। और इसलिए वो ऐसी जगहों से अवॉइड करेंगे जहाँ पे लोग उनको क्रिटिसिज्म करेंगे, या उनकी कोई, उनको लगता है कि लोग उनको जज कर रहे हैं। और जब लोग जज कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनकी कोई ना कोई मिस्टेक्स निकाल के तो उनको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म करेगा, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग या शर्म आएगी। और इसलिए वो सोशली जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको फियर होता है। 1-2 लोगों में तो वो ठीक रहते हैं, जब उनको लगता है स्पेशली कि अब कोई उनको फोकस कर रहा है, तो उनको ये चीज़ अंदर से ही ये हो रही होती है कि लोग मुझे फोकस कर रहे हैं। वो फिर सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते, वो घर में अकेला रहना या कम लोगों में और कम दोस्तों में रहना पसंद करते। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, इसमें जो वो इसमें भी बड़े सबमिसिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं। उनको ये होता है कि उनकी सारी ज़रूरतें जो है ना दूसरे पूरी करेंगे। उनको वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। अपने ज़िंदगी के जो मेजर फैसले वो सोचते हैं कि उनका कोई पार्टनर या दूसरा करे, तो फिर वो इनको उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिसीजन लें या फिर कोई इनिशिएटिव लें। वो इस वजह से दूसरे लोगों की बड़ी खुशामद करते रहते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, ताकि वो लोग दूसरे से नाराज़ ना हो जाएं। क्योंकि अगर दूसरे लोग नाराज़ हो गए तो अपनी ज़िंदगी के जो उन्होंने फ़ैसले करने तो वो ये नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये इनको बड़े चिपके हुए रिलेशनशिप में रहते हैं और उनको फियर ऑफ सेपरेशन भी रहता है। उनको ये टेंशन रहती है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। जैसे वो रिलेशनशिप में वो उनके दोस्त हैं, उनका पार्टनर है, तो ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे कि अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो वो फिर उनका सर्वाइवल नहीं होगा, उनसे डिसीजन नहीं होंगे, उनसे जो मेजर काम करने उन्होंने वो कैसे कर सकेंगे। ऑब्सेसिव नंबर 3 पे आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर का भी जो परफेक्शनिस्ट होते हैं,
इसमें वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हर चीज़ को ऑर्डरली देखते हैं। उनको अगर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी तो वो फ़ौरन से वो उन चीज़ों पे वो उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। और वो ये इनको इनमें ये भी होता है कि वो उनको ये भी परेशानी लगी रहती है कि उनसे कोई गलती हो जाएगी, उनसे कोई मिस्टेक्स होती जाएंगी। और इस जो कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए तो वो फिर डिसीजन नहीं ले पाते। इनके अंदर भी इनएबिलिटी होती है कि वो डिसीजन कर सके, या फिर उनको ये भी काम जो होते हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। उनको भी ये टेंशन होती है कि हमसे गलती हो जाए। वो पहले से वो और डिटेल्स छोटी छोटी चीज़ों को बहुत देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में है तो ये चीज़ें आती हैं। अब ये है कि लोग इनमें जो मिक्स सिम्टम्स के साथ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने क्लस्टर बताया था, वो तीनों चीज़ें इसमें भी हो सकती हैं। और तीनों के साथ भी हों तो ज़ाहिर है वो फिर आगे से उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर और डिफ़िकल्ट पीपल ही लेते हैं, क्योंकि जब एक आध सिम्टम होगा, एक आध चीज़ होगी तो वो पर्सनैलिटी तो आराम से निकल जाती है। और ये पर्सनैलिटी इश्यूज़ जो होते हैं ये जब बंदा ये जो टीन एज में जब जाते हैं उसमें थोड़े से ये एग्रीवेट हो जाते हैं और इनका जो है ना वो लोगों के साथ रिलेशन मुश्किल हो जाता है। फिर ये जो एडल्ट सा होते हैं उसमें थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। जब जाते हैं ओल्ड एज में तो ओल्ड एज में ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं पर्सनैलिटी के इश्यूज़। फिर उसमें जो है ना वो लोग मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। अगर ये इंसान को जैसे न्यूरोटिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये अगर इनको पता हों और इनको साथ वो कोप करें तो फिर वो ये है कि अपनी जो थिंकिंग पैटर्न को और इन जो चेंज करके तो उनके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स चेंज हो सके तो उनकी लाइफ और रिलेशनशिप अच्छे चल सकते हैं। तो इनकी जो व्हाट आर कॉजेज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी की कॉजेज़ क्या हैं कि ये क्या, इस पे रिसर्च हुई हैं। तो जेनेटिक्स, अब्यूजिंग एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, ये जो चीज़ें रिसर्च हुई हैं तो इसमें ये पता चला कि उनका लिंक मिला कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इनका जेनेटिक भी रोल है। पहले लोगों को ये पहले जो स्टडीज़ होती थी, रिसर्च होती थी, उसमें ये इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं किया गया। लेकिन अब जो नई रिसर्च हुई है तो इसमें ये चीज़ें तीनों चीज़ें ज़ाहिर पता चली हैं कि एक जेनेटिक जो लिंक है वो भी है, पेरेंटिंग जो फॉल्टी जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है वो लैकिंग है, और पीयर इन्फ्लुएंस जो अपने दोस्तों का जो इन्फ्लुएंस है, ये तीनों चीज़ें। अब जेनेटिक रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुई तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने देखे। एक टीम ने उन्होंने ये देखा कि ये मेल फंक्शनिंग जेनेटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व है कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। और दूसरी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि ये चाइल्डहुड जो है ना, ये इसमें जो रिसर्च थी उसमें ये हुआ कि जेनेटिक लिंक्स जो है वो एग्रेशन में उसका लिंक था, एंग्जाइटी में था, फियर ट्रेट्स में था, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, मतलब जेनेटिक लिंक था इन डिसऑर्डर्स में कि जेनेटिक जीन्स की वजह से जो मेल फंक्शनिंग थी उस वजह से बाद में बच्चों में एग्रेशन आई, एंग्जाइटी आई और फियर के ट्रेट्स आए। चाइल्डहुड ट्रामा जो है ये भी जो हुआ है कि ये इन्होंने एक कोलैबोरेटिव लॉन्गिट्यूडनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक स्टडी की है कि जहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए 30 साल 40 साल 50 साल उन्होंने बच्चों को लिया। तो फिर इसी पे वो एक लंबी रिसर्च की कि वो उन्होंने उनको एडल्ट होल्ड फिर ओल्ड एज तक देखा। तो जिससे ये पता चला कि ये इसमें जो है ना चाइल्डहुड ट्रामा जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से भी जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हुए। उसमें जो चाइल्डहुड ट्रामा में आया तो उसमें एक सेक्सुअल अब्यूजिंग ट्रामा और दूसरा वर्बल अब्यूजिंग ट्रामा। तो इसमें उन्होंने जो एक स्टडी हुई जिसमें 793 मदर्स को और चिल्ड्रन को रिसर्च किया गया और उनसे ये चीज़ पूछी गई, उनसे देखा गया। तो उसमें ये चीज़ पता चली कि वर्बल अब्यूजिंग जो है 3 टाइम्स चिल्ड्रन में जो है ना बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी और पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है ना वो जाके अडल्टहुड में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्बल अब्यूजिंग, सेक्सुअल अब्यूजिंग और फिज़िकल अब्यूजिंग, बच्चों को मारना, जो गाली गलौज करना, जो वर्बल अब्यूजिंग
और जो सेक्सुअल अब्यूजिंग है वो बाद में एडल्टहुड में जाके तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ। अब इसकी एक और रीज़न्स भी हैं कि ये रीज़न्स जो ये हुई उसके बाद हाई रिएक्टिविटी। अब कुछ जो बच्चे पैदाशी तौर पे सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों से, अब वो जब उन जो सेंसिटिविटी प्रिवेंट नहीं होती वो लगातार इन चीज़ों से उन बच्चों को एक्सपोजर होता है, तो उस वजह से भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक नहीं होती और जो है ना डिसऑर्डर्स बनते हैं। उसमें अगर किसी की हाइपर सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी उसको लाइट से है, नॉइज से, शोर से है, किसी टेक्सचर से है, ये स्टिमुलाई जो है ना ये भी रोल प्ले करती हैं और ये ओवरली सेंसिटिव बच्चे होते हैं। कुछ लोगों के जो होते हैं वो कानों में जो है ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शोर जो है ना उनके लिए हाई सेंसिटिव होता है और ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो शोर नहीं सुन सकते। अब रिपीटेडली जब उनको शोर को सुनना पड़ेगा और ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा तो ये हाई रिएक्टिविटी है और उसमें जो है ना, और जो इस तरह की हाई रिएक्टिविटी से जो ओवर सेंसिटिव चिल्ड्रन होते हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो बहुत शाय होते हैं, टेम्प्टेड होते हैं और एंक्शियस पर्सनैलिटी, उनको बहुत गुस्सा आता है, इस तरह की पर्सनैलिटी। तो अब ये वाला फैक्टर तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम जो स्टीरियोटाइप पर्सनल बातें होती हैं कि माएँ भी, हमारे रिलेटिव्स भी, फैमिली भी, वो ये कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम्हें ऊंची आवाज़ कैसे नहीं पसंद, तुम्हें ये क्यों चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लाइट ज़्यादा क्यों नहीं अच्छी लगती। फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाता है कि इन चीज़ों को वो फेस करे। तो एक्चुअली ये होता है कि वो बाय बर्थ अल्लाह ताला ने ही उसकी हाई रिएक्टिविटी रख दी है। अब वो जो उसको छोटी सी आवाज़ भी उसको पता है, उसके कानों को चुभती है, उसको ये तकलीफ़ देती है, लेकिन हम ये चीज़ें ज़्यादा जो सोसाइटी से, स्कूल से, घर में हम ये चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते और ना तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि हम जो जिन चीज़ों से बच्चा सेंसिटिव है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें या फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करके उस बच्चे को उसकी आवाज़ और इन चीज़ों से फेमिलियर करें। जब हम उसकी इंसल्ट करते हैं कि ये तो ऐसे जो है ना ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये ऐसा होता तो नहीं है बाकी लोगों के, तो फिर उसको लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूँ, मेरे साथ तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, हालांकि ये चीज़ें एक नॉर्मल हैं। तो जब अब्यूजिंग है ये, कि जब उसको वर्बल अब्यूजिंग है कि आपको ये चीज़ें सम टाइम उसको बेइज्जत किया जाता है, इंसल्ट की जाती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये तो तुम्हारा फॉल्ट है, लेकिन उसको अगर समझा जाए, कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि उसको अगर ऊंची आवाज़ उसके लिए इरिटेटिंग है तो वो इन चीज़ों से जो उसकी इंसल्ट की जाएगी उससे पर्सनैलिटी जो है ना वो वर्स डेवलप होगी, जो उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। अब ये है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप कैसे होते हैं, वो ये होता है कि उसकी जो डेवलप होते हैं वो कोपिंग स्ट्रेटजी होती है कि वो उसके साथ कूप करता है, ताकि जो हमारे जो स्ट्रेसेबल सिचुएशन है तो हमारा दिमाग ऐसा करता है कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म है कि उसके दिमाग को स्ट्रेस ना हो, और जब उसको पेन होता है तो उस पेन के साथ वो कूप करता है। जिस तरह से ये पर्सनैलिटी कूपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, ये भी डिफेंस मैकेनिज़्म 9 है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने और करन हॉर्नी ने इसको भी कूपिंग स्ट्रेटजीज और डिफेंस मैकेनिज़्म का नाम दिया, जिसमें हम डिनाई करते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, गुस्सा, जो एक किसी सीनियर ने गुस्सा किया जॉब में तो ये डिस्प्लेसमेंट है कि वो अपने से नीचे वाले के ऊपर गुस्सा निकालता है। ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म है। जब हम झूठ बोलते हैं तो झूठ इसलिए बोलते हैं कि इंसान को ये पता है कि मुझे अभी बेइज्जत होना है। जब कोई इसकी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको लगता है कि अभी कोई मेरी इंसल्ट करेगा, तो वो इंसल्ट से बचने के लिए वो झूठ बोल देगा। बाद में एक दो दफ़ा जब झूठ बोलता है तो बस उस ब्रेन की वो हैबिट हो जाती है कि वो झूठ बोलता है। तो ये एक अलग एक पूरा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़्म का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे डिस्कशन होगी। तो आज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर थी और इसमें ये एक कूपिंग स्ट्रेटजी आई थी, तो उसमें मैंने ये बताया कि ये कूप करने के लिए ये पर्सनैलिटी बनती हैं। जो डायग्नोसिस जो मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस जो है DSM-5 के मुताबिक होती हैं और उसमें जो है ना वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है कि जो 5 जो उसके सिम्टम्स हैं वो पूरे उस पे हों तो इसको डायग्नोज करते हैं। उसमें यह है कि उसकी कॉग्निटिव, कि वो परसीविंग और इंटरप्रेटिंग सेल्फ, अपने बारे में उसकी क्या कॉग्निशन है,
दूसरों को वो कैसे परसीव कर रहा है, उनको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, और कोई वाक़या उसकी ज़िंदगी में होता है तो वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है। फिर अफेक्टिविटी क्या है कि उसकी रेंज क्या है, वो नॉर्मल लोगों की जो अगर कोई वाक़या होता है या कोई उसकी होती है तो नॉर्मल लोग उसकी इंटेंसिटी को क्या लेते हैं, उसको क्या लेबल करते हैं, उसके अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इस बंदे का ये सारी चीज़ें ये रेंज करके तो फिर डायग्नोज वो की जाती। और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग क्या है, उसमें वो कितना कूप करता है और कितना नहीं, और इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी और जो सोशल सिचुएशन आती हैं उसमें कैसे होता है, और उसकी जो पैटर्न है वो स्टेबल है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो इन सारी चीज़ों को जो देख के तो फिर उसको जो है ना DSM-5 के मुताबिक जो डायग्नोज किया जाता है, फिर उसके मुताबिक उसकी जो है ना जो पर्सनैलिटी में जो असल में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ना ही वो अपने आप खुद से ट्रीटमेंट के लिए आता है। आते हैं तो प्रॉब्लम उसके साथ जो एसोसिएट प्रॉब्लम हो जाते हैं कि वो बंदा कूप नहीं कर सकता, जिस तरह से एंग्जाइटी होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और इन चीज़ डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। तो इन चीज़ों के साथ बंदा आता है। तो जब इन चीज़ों के साथ आता है तो फिर इनकी जब काउंसलिंग और थेरेपी की जाती है, इनको जब एड्रेस किया जाता है तो तब जाके पता चलता है कि इसकी पर्सन्स के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को और पर्सनालिटी स्टाइल को अलग अलग देखा जाए। पर्सनालिटी स्टाइल एक अलग चीज़ है कि जिस तरह से कुछ लोगों को पसंद है कि वो शाय होते हैं और वो अपना टाइम अकेले पसंद करते हैं, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवॉइडेंट और शिज़ाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। इसलिए ये ज़रूरी है कि पर्सनालिटी स्टाइल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को अलग अलग से असेस करें और देखें। उनमें यह है कि वो किस तरह से देखेंगे कि वो वर्क काम में वो किस तरह से बंदा वो कोप कर रहा है, रिलेशनशिप उसका कैसा अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जा रहा है, वर्क में लोगों के साथ वो ठीक है। उसका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लोग हैं वो काम जो है ना वो कांस्टेंट होके वो नहीं कर सकते, कभी एक जॉब करते हैं छोड़ देते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। फिर वो रिलेशनशिप में वो दोस्तों के साथ उनके वो रिलेशन कुछ लॉन्ग टाइम नहीं चलते, वो 1-2 महीने चलते हैं या 6 महीने चलते हैं, वो रिलेशन ख़राब रहते हैं। फिर उनकी अपनी फीलिंग्स वो ना तो अपने बारे में सही होते हैं, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, फिर दूसरे लोगों पे भी ब्लेमिंग होते हैं। तो इस चीज़ से पता चल जाता है कि उनकी ये पर्सनैलिटी स्टाइल नहीं है, वो उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो उनके इमोशंस कभी वो अग्रेशन में रहेंगे, कभी वो मूड ठीक रहेंगे। तो इन चीज़ों से फिर सेल्फ आइडेंटिटी, उनको अपने बारे में नहीं पता होता कि उनका अपना सेल्फ इमेज बड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे होते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। फिर उनकी जो अवेयरनेस जो जैसे रियलिटी से, अब जैसे किसी की डेथ हुई है या किसी की जॉब चली गई है तो उसमें वो रियलिस्टिक उनकी अप्रोच नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि उनकी ये अवेयरनेस नहीं होती कि रियल है क्या, वो ब्लेमर होते हैं। और इस तरह से फिर बिहेवियर उनके जो हैं वो उनके बिहेवियर उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते, इम्पल्सिव होते हैं। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो वो फ़ौरन उनको गुस्सा आ जाएगा, उनका कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। उनको ये नहीं पता होता कि अगर किसी ने कोई बात की है तो इसमें मुझे हाइपर होना नहीं है और उसमें जो है ना मेरा अपना कोई कंट्रोल होना चाहिए। अब जो ये डायमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसमें यह है कि नो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है इसमें एक्चुअल और जो सब थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है वो उसमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं आएगा। वो जो सिम्टम्स होंगे वो किसी पर्सनैलिटी में वो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं है। दूसरा, पर्सनैलिटी डिफ़िकल्टी। अब इसमें यह है कि इसमें जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया वो एक या एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो मीट करेगा, तो ये एक पर्सनैलिटी डिफ़िकल्ट होगी, डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं। फिर सिंपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें एक्चुअल क्राइटेरिया एक या एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगी, वो एक ही क्लस्टर के सिम्टम्स जो होंगे उसमें होंगे, तो ये सिंपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। अब कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसमें जो है वो मीट करेगा एक्चुअल क्राइटेरिया एक पर्सनैलिटी या मोर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स विद इन वन क्लस्टर। इसमें भी ये कि एक ही क्लस्टर, मैंने आपको 3 क्लस्टर बताए थे। तो जो पहला क्लस्टर था वो बड़े अजीबोगरीब किस्म का, दूसरा क्लस्टर था ड्रामेटिक, तीसरा था एंक्शियस और फेयरफुल। अब ये है कि वो उसी क्लस्टर के सारे सिम्टम में से कोई होगा, तो ये
कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब स्फीयर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें जो क्राइटेरिया मीट करेगा वो स्फीयर डिसरप्शन होगी बोथ इंडिविजुअल एंड मैनी सोसाइटी, उसके अपने भी और दूसरी सारे के साथ जो मिलके तो ये डिफ्यूज़ है। अब इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, अभी जैसे मैंने पहले कहा कि वो खुद से और किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की वजह से खुद से ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएगा, उसके साथ जो है ना वो बहुत सारे और इश्यूज़ के साथ जो है ना वो आएगा, जिसमें ज़्यादा सोशली वो फंक्शनल नॉर्मली नहीं होगा, सोसाइटी में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी और उसके जो है ना वो रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट नहीं होती, तो इस वजह से वो फिर वो रिप्रेजेंट करेगा जो सोशली वो इस तरह से एज सच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ नहीं आएगा। और मोस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर कांस्टेंट रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट रहते हैं और वो उनको समझ नहीं सकते। अभी जो सिम्टम्स और पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इनकी ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो जो उनके सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है और कुछ हद इनकी काउंसलिंग की जाती है, कुछ हद तक इनको जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो सिम्टम्स के तहत देते हैं उसमें वो एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक दी जाती हैं और एंटी एंग्जाइटी ड्रग दी जाती हैं और इम्पल्स जो मूड उनके इम्पल्सिव उनकी एक्शन होते हैं कि वो फ़ौरन से वो कोई ऐसा एक्ट कर जाते हैं, तो उसके लिए मूड स्टेबलाइज़र और इम्पल्स स्टेबलाइज़र मेडिकेशन दी जाती हैं। और साइकोथेरेपी फोकस करती है कि उनके जो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है उनको नया थिंकिंग पैटर्न दिया जाता है, उनको इम्प्रूवमेंट की जाती है और कोपिंग पर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स सिखाई जाती हैं। अच्छा, ये तो कहा जाता है पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती, ये एक वो भी है और इससे पहले था भी, लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिस तरह NLP है, हिप्नोथेरेपी है और इनको जो जहाँ से इनके फॉल्टी बिलीव्स आए वहाँ पे ले जाके टाइमलाइन थेरेपी है हिप्नोथेरेपी में, तो वहाँ पे ले जाके तो इनके जो जहाँ से वो इनके बिलीव्स बने, इनको स्केमेटा कहते हैं। जो जैन प्याजे जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट थे, उन्होंने ये एक कहा था कॉग्निटिव जो है कि एक स्टेमेट, जब हम कोई भी चीज़ एक सीखते हैं तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। ये सब चीज़ें उसको एक मेमोरी है, ये हम सारा क्या है, हम एक मेमोरी हैं। तो वो एक जो मेमोरी उसके अंदर आई होती है, जो एक पैटर्न बना, जिस तरह से ये कॉग्निशन में जो हमारे जो भी हमने देखा वो फिल्टर होता है, फिल्टर होके तो बॉटल नेक से वो हमारे माइंड में जाता है, तो वहाँ पे जाके एक अलग से एक पिक्चर बनती है। जिस तरह एक एप्पल है तो एप्पल की एक पिक्चर बन गई हमारे दिमाग में। अब नेक्स्ट टाइम जो भी एप्पल आएगा वो हम उस पिक्चर में ऐड करते जाएंगे, वो उसका जो इसको स्केमेटा एसिमिलेशन एकोमोडेशन कहते हैं इसको, कि वो एक उसकी एक पिक्चर बन गई कि उसमें जितने उसके बाद उसने एप्पल देखने तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, वो सेम होगा। इसमें जब वो स्टोर होते हैं तो इसमें एक जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन, डिलीशन, अब ये हमारे जो कॉग्निशन लेवल पे ये चीज़ें होती है कि हम उसको एक जिस तरह से किसी एक के साथ कभी किसी ने कोई इवेंट हो गया तो वो उसको जनरलाइज कर देगा कि वो किसी ने उसके साथ गलत बिहेव किया, उसके साथ उसको हर्ट किया, वो कहेगा कि लोग सारे हर्ट करते हैं, लोग ऐसे, वो जनरलाइज कर लेते हैं। अब वो डिलीशन और डिस्टॉर्शन के प्रोसेस में वो हर चीज़ को जनरलाइज कर देंगे, वो स्पेसिफाई नहीं होता कि किसी एक पर्सन ने उसके साथ गलत किया तो सारे लोग गलत नहीं हैं। तो ये चीज़ें कि वहाँ जो उस लेवल पे जाके तो जहाँ से बिलीव उसका बना था वो इतना जो साइकोथेरेपी कर के ज़रिए उसके साथ जो है ना उस एक तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उसके साथ बातें करके उसको वहाँ ले जाके तो वहाँ से अनकॉन्शियस लेवल पे ये डिलीट करते हैं। तो ये बहुत लंबी थेरेपी होती है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, कि लोग इतना लंबा चलते नहीं हैं और इतनी जो थेरेपी के लिए आते नहीं हैं। तो जब इतना लंबा इसके उसको लेके जाते हैं जहाँ से उसने ये बिहेवियर, जहाँ से वो उसका ये बिलीफ सिस्टम बना है, उस बिलीफ सिस्टम को वहाँ से जाके अनड्यू किया जाता है। तो ये इस तरह से लोग जो आते हैं तो एक उनकी विल नहीं होती, वो एक तरह से इंसान ज़रा पूरे का पूरा दोबारा बनता है,
हिप्नोथेरेपी और इस तरह से, तो लोगों को ये लगता है कि जब उसके बिलीव्स सारे बने हुए, तो जब उन बिलीव्स को चेंज करने के लिए बंदा बात करता है तो वो उनको लगता है कि खुदकशी के बराबर है ना। इंसान जो इतने अरसे से उसने जो सोचा, लोगों को समझा, जब उसके बिलीव सिस्टम को चेंज करते हैं तो लोग उसके लिए एग्री नहीं होते कि उनके, वो अगर कोप करते हैं जो लोग जो साइकोथेरेपिस्ट के साथ चलते हैं और ये टूल यूज़ करके जो उनको घरों में भी बताया जाता है, तो उनके जो बिलीफ सिस्टम तो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इंसान पूरा नए सिरे से दोबारा बनता है, जो सही चीज़ें हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे तो उनको पता हो रहा है कि वो एक आदत छोड़ना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया वो एक उसको गुस्सा करने की आदत है, वो कॉन्शियसली तो वो सोचता है कि मैंने गुस्सा कम करना है, अब लेकिन वो अनकॉन्शियस लेवल पे वो गुस्सा आया कहाँ से था, उसने ये बिहेवियर अडॉप्ट कहाँ से किया था, अब वो उस लेवल पे जाके उसको ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह से लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना। तो वो कोई बंदा ये नहीं चाहता कि वो डीपली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे, तो उसके लिए तो लंबे अरसे तक भी और उसकी विल पावर के लिए होता है, तो वो फिर उसके जो है ना वो उसका स्केमेटा चेंज किया जाता है। तो इस वजह से लोगों को ये होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि जब उसका माइंडफुलनेस टेक्निक बताई जाती हैं, टूल्स दिए जाते हैं उनके साथ, तो जो माइंडफुलनेस टेक्निक है तो अनकॉन्शियस में उसका कॉन्शियस लगाना होता है कि बंदा जो भी काम करेगा तो उस पर वो सोच के करेगा, जो काम इस वक्त कर रहा हूँ तो वो क्या काम है जो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जब सोच, हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारा बिहेवियर जो है, हमारा एक्शन जो है, वो सारा हमारा सोच पे बनता है। जब हम सोच के रख लेते हैं तो वही सोच हमें उस टाइम पे, ये एक हमारा सुपर कंप्यूटर है, जब हमने वो सोच की है तो वो अब उसके अनकॉन्शियस में चली गई है। कॉन्शियस माइंड हमारा, जो हमारी आँख की मेमोरी है वो 5 सेकेंड है, कानों की मेमोरी 20 सेकेंड है। तो अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। हमारी कॉन्शियस मेमोरी के दो काम हैं, एक तो वो ये वर्किंग मेमोरी है कि जो हम काम कर रहे हैं उस वक्त डिसीजन कर रहे हैं तो वो उस वक्त काम करती है। एक हमारी इस मेमोरी का काम है कि वो हमारा पीछे से रिट्रीव करके लाता है। इसीलिए जब लोगों को ये कहा जाता है कि आप जो है ना वॉक करें, अपनी एक्टिविटी को निकालें, उसमें अपने आप को बिज़ी करें, तो लोगों को ये लगता है ये क्या बात है। उसमें ये होता है कि आपकी जब कॉन्शियस मेमोरी किसी काम में बिज़ी होगी तो जो आपकी पास्ट की, जो आपकी हर्ट करने वाली और बैड मेमोरीज़ है, जो आपको अच्छी नेगेटिव मेमोरीज़ है, उसको रिट्रीव नहीं करेगा। जब वो रिट्रीव नहीं करेगा तो उसकी जो आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो अच्छा खुश रहना, वो जो एक्टिविटी कर रहा है तो वो बिज़ी रहेगा। तो जो कॉन्स्टेंटली हमारी बैड मेमोरीज होती हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जब हम कोई काम नहीं करते, माइंडफुलनेस के साथ काम कुछ कर रहे थे, सोच कुछ रहे होते, तो हमारी वो पास्ट की मेमोरीज को रिट्रीव कर करके ला रहा होता है। तो फिर वो हमारी, तो ये जो इमोशंस हैं इनके तो बहुत ज़्यादा इनके जो है ना लिंक्स हैं, इनके तो एक इमोशन स्टार्ट होता है, अगर नेगेटिव है तो उसके तो इतने बहन भाई, ये एक पूरी फैमिली है, इसके तो बहुत ज़्यादा लंबे, वो फिर पूरे के पूरा चैनल, पूरी जो हम हमारे साथ आज से लेके पीछे होता है वो सारा घसीट, फिर उस पूरे इमोशनल स्टेट से बाहर निकलना इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो फिर हम वो उसको चैनल ब्रेक करने के लिए एक्टिविटी बताते हैं कि वो एक ही, जब उसकी नेगेटिव जो इमोशन स्टार्ट हुआ वहीं से वो ब्रेक कर दे। तो जो माइंडफुलनेस की टेक्निक बताते हैं कि जो काम भी करें, जो भी सोचें, अब जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो हमने तो सोच के उस वक्त हमने अकेले में सोचा, इंटरनल सोचा, लेकिन जब उसके सामने आएंगे तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उस वक्त इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब हमने सोचना पॉजिटिव शुरू कर देंगे, जब हम पॉजिटिवली हर बंदे के लिए अच्छा सोचेंगे, तो जब उसके सामने जाएंगे जो हमारा एक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब मैं इसकी एक मिसाल दूं कि जिस तरह अगर मैं किसी के लिए सोचती हूँ कि मेरा दोस्त है या मेरे कोई बहन भाई हैं या मेरे इन-लॉज हैं, मैं उनके लिए जब अकेले में बैठ रही होती हूँ, उनके लिए सोच रही होती हूँ कि वो मेरे साथ ठीक नहीं है, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मैं उनको ऐसा करूँगी, ऐसा। अब वो जब सामने जाती है तो कॉन्शियसली तो वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो कोई ना कोई इवेंट ऐसा क्रिएट होगा, हमारा सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ऐसी सिचुएशन बना देगा कि वो हालात जो हमने सोचे होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये बहुत गहराई की बातें हैं, ये बंदा, एक आम बंदा छोटी सी इस चीज़ को लेके इतने जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करता, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और जो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, जो हो चुके होते हैं, उनको ये मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि हमने अपने अनकॉन्शियस में कॉन्शियस लगाना है। कॉन्शियस लगाना जब शुरू में ही हमें बड़े तगदो के साथ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड चेंज से बहुत घबराता है। वो चाहता है कि रेडीमेड्स, वो मेंटल ट्रैप में लेके जाता है, रेडीमेड जो उसके सामने चीज़ें हैं वो फ़ौरन से वही मिलें और मेंटल ट्रैप्स देता है, और हमारे अपने आप को डिफेंस में बड़ा रखता है। तो वो ये है कि वो चेंज
होने ही नहीं देता। फ़ौरन से शुरू में जो चेंज होता है बड़ा अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, कॉन्शियसली काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना आपके अनकॉन्शियस में कॉन्शियस लग जाता है, फिर कॉन्शियस लग जाए तो फिर तो इंसान सब काम ठीक करता है, उससे फिर गलत भी नहीं होते, उससे डिसीजन भी अच्छे होते, उसके रिलेशनशिप भी ठीक रहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सोशली भी कोप करता है और अपने पर्सनल लाइफ में भी कोप करता है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए किसी साइकोथेरेपिस्ट, किसी प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत होती है। और वो जब एक दफ़ा अगर ट्रस्ट कर ले तो वो जब उसकी लाइफ चेंज होती है तो वो टोटली चेंज होता है, और उसको फिर पता चलता है कि जो हमारे इस्लाम में जो चीज़ें बताई हुई हैं, तज़किया नफ्स है, नफ्स मुतमन्ना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी साइंसदानों में जो इस पर रिसर्च किया, ये सारी ये कि इंसान खुद को पहचाने, अल्लाह को पहचाने और मोहम्मद को पहचाने। तो जब इंसान खुद को पहचान जाता है तो वो इस दुनिया को भी पा लेता है और फिर आखिरत को भी पा लेता है, फिर वो जन्नत को भी पा लेता है। तो ये इसमें पर्सनालिटी जो ये मिथ है कि नहीं चेंज होती, तो उसमें चेंज ठीक है, कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं वो चेंज नहीं होती, लेकिन जब आप थिंकिंग पैटर्न, अपना सोचने का एटीट्यूड, अपने सोचने की पॉजिटिवली सोचेंगे तो आउटपुट भी पॉजिटिवली होगा। तो ग्रेजुअली इंसान के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जो लर्न हो चुकी होती हैं या जेनेटिकली भी होती हैं वो अनडी हो जाती हैं। तो ये जो है ना साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट का बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को एनालिसिस करवाए। छोटे छोटे जो इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं उनमें अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो बंदा जाके एड्रेस करे। और ये इतनी चीज़ें ऐसी नहीं होती, ये बंदा चेंज हो जाता है, ये सिर्फ बातों से भी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो सीवियर प्रॉब्लम में आ जाते हैं उनको मेडिकेशन दी जाती है। आई होप सो कि मेरी आज की कुछ टॉक से कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो हुई होगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे एक क्वेश्चन आया है कि एक इंसान में क्या एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? जी, ये तो मैंने अभी बताया कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स पर्सनालिटी जो होती हैं उनमें एक से ज़्यादा क्लस्टर के सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें कम होता है। जो सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं तो उसमें एक से ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाए एक ही वक्त पे? वो तो डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि इसमें जो है ना वो काउंसलिंग होती है, तो जो फॉल्टी थॉट्स पैटर्न है वो उनकी टाइमलाइन, जैसे एनएलपी है, हिप्नोथेरेपी है, तो टाइमलाइन उनको वापस उस जगह पे लेके जाया जाता है कि ये वाला बिहेवियर, ये वाली चीज़ें वो कहाँ से आई हैं, जो चीज़ वो आई हैं, और उस वक्त उनका क्या, फिर उनको वहाँ पे उसको रिफ्रेमिंग कहते हैं कि उसको चेंज किया जाता है, उनकी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में चेंज किया जाता है कि आपका जो आपकी परसेप्शन थी उस वक्त आपकी नेगेटिव थी, लेकिन सिचुएशन ये थी कि जिस वजह से, इसमें जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक बच्चा है, वो उसके फादर आते हैं, तो वो बच्चा बड़ा खुशी से दौड़ के जाता है कि मैं फ़ादर के पास जाऊंगा और फादर मेरा हक करेंगे और उसे अच्छा लगेगा। अब फादर थके हुए आते हैं, वो उस वक्त उन्होंने बच्चे को नोटिस ही नहीं दिया, लेकिन बच्चा हर्ट हो जाता है। तो अब उस सिचुएशन में जब हम बच्चे से वो पास्ट में लेके जाते हैं, वो अपनी वो मेमोरी रिकॉल करता है, वो सारी चीज़ बताता है, वो देखता है उस सिचुएशन को, तो उसको फिर ये बताया जाता है कि आप ये रियलाइज़ करें कि आपके फादर थके हुए हैं, उस वक्त उनका मूड, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उन्होंने आपको नोटिस नहीं लिया। तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो फिर उसको फादर के साथ एम्पथी और सिंपथी उसके लिए हो जाती है कि वाकई वो उस वक्त अगर वो फादर को उसकी जगह, अपने आप को फादर की जगह रखे, तो फिर वो उस तरह से वो उस सिचुएशन को पॉजिटिव में चेंज कर देते। तो यूँ फिर जो है ना वो इंसान इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेता है, तो फिर पॉजिटिवली सोल्यूशन निकल आता है। अच्छा, सबसे कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सा है? जो है ना कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो है ना बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और सबसे मुश्किल है। और ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी ये फीमेल में भी ज़्यादा होता है, और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की ये भी ज़्यादा है कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मेल में होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो ना वो फीमेल में होते हैं। ये जो ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं ये फीमेल में होते हैं, जिसमें हिस्ट्रोनिक है, जिसमें ये दूसरी चीज़ें थी, नार्सिस्टिक थी, तो ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में। पैरानाइड जो होते हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ये मेल में भी हैं, फीमेल में भी हैं। अच्छा, कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कभी भी ट्रीट ना हो सके?
डिसऑर्डर्स एट इटसेल्फ, उसके साथ जो मेंटल डिसऑर्डर्स अटैच हो जाते हैं वो इस वजह से कि वो सोशली कोप नहीं कर पाते, वो जॉब के उनके इश्यूज़ होते हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं, तो उस वजह से फिर वो ज़ाहिर है बाद में जाके तो कॉम्प्लिकेशन तो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो भी इनकी सिम्टम्स की मैनेजमेंट होती, अगर वो अपने हेल्प के लिए आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो सम हाउ मैनेज हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को सही तरह से लेके चलें। अच्छा, अब उसमें फैमिली थेरेपी भी की जाती है ना, तो फैमिली को भी कुछ चीज़ें उनको कोप करने के लिए दी जाती हैं कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को वो भी रियलाइज़ करें और इसके इनके साथ हेल्प। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर हम लोग छोड़ देंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप लोग प्लीज़ सेल्फ डायग्नोज ना करें, क्योंकि आज का जो भी लेक्चर था वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं और अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो आप लोग हमें भी मैसेज कर सकते हैं और आप लोग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। आप थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाके उनसे मदद ले सकते हैं ताकि आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास वालों में से किसी को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो हमने आपको आज बताए हैं, तो फिर भी आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो किसी मेडिकल हेल्प लें। और अगर आपने हमसे थेरेपी लेनी है तो आप हमारी शिफाम पे मैम की आईडी है, हम लोग वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच for listening to us, and we'll be back with another session soon, inshallah. Allah Hafiz.